दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। तो दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड़े चल रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा और धोबियों के लिए जो लाइसेंस अभी रुके हुए हैं, धोबियों के लिए दोबारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली के अंदर सभी धोबियों के लिए, धोबी समाज के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बिजली और पानी के रेट डोमेस्टिक किए जाएंगे, कमर्शियल रेट नहीं लगाए जाएंगे उनके ऊपर। अरविंद केजरीवाल जब सुबह उठकर घोषणा करते हैं, भाषण देते हैं या कुछ भी हिंदुत्व पे ज्ञान देते हैं, वो रात को रटते हैं। उनको एक टीचर आता है जो लाइंस रटवाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम दिल्ली की चुनावी सियासत पर मुकाबला करेंगे। दिल्ली में चुनाव है तो दो पहलुओं पर तनाव है। पहला पहलू यह है कि तरह तरह के वादों का है और दूसरा पहलू है धर्म का, यानी ध्रुवीकरण का। आज भाजपा ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया और छात्रों से लेकर युवाओं तक के लिए ढेरों वादे किए। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के इन वादों को खतरनाक बताया। वादों पर आर पार के बीच केजरीवाल के रामायण को लेकर दिए गए उदाहरण पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा अब केजरीवाल को चुनावी हिंदू कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के वक्त धर्म की सियासत क्या सिर्फ एक तरफ से चल रहा है, एक ओर से चल रहा है? आज हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी दिल्ली के लोगों से वादों की दूसरी किस्त लेकर सामने आई। पार्टी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया और ढेरों वादे किए। सबसे बड़ा वादा ये कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे और जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र बेहद खतरनाक हैं। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं और दोनों संकल्प पत्र दिल्ली के लिए ही नहीं, देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नीयत और असली मंशा क्या है। कोई भी अगर इन संकल्प पत्रों को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। दूसरी ओर केजरीवाल ने अपने वादों की लिस्ट को आगे बढ़ाया और धोबी समाज को घरेलू दर पर बिजली पानी देने का ऐलान किया। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली के अंदर सभी धोबियों के लिए, धोबी समाज के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बिजली और पानी के रेट डोमेस्टिक किए जाएंगे, कमर्शियल रेट नहीं लगाए जाएंगे उनके ऊपर। वो ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई बहन जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी, उनके बारे में इन्होंने किया क्या? हम उनका एक वेलफेयर बोर्ड बनाने वाले हैं। अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका दुर्घटना का 5 लाख का बीमा है, जीवन बीमा 10 लाख का है। तो ये सब चीजें हम एक कंसोलिडेटेड दिल्ली की जनता के लिए लेकर के आए। वादों पर आर पार के बीच केजरीवाल ने लोगों के सामने रामायण की जो बातें की, उसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया।
सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरन चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरन को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरन की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा। हमारे धर्म को, हमारे सनातन को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, अपमान करने का काम किया, हमारे रामायण चरित्रमानस की गलत व्याख्या करने का काम किया। कौन सा रावण हिरन उनके आता है जी, वो भी सोने का रावण। ये अभी तक सोने के मुंह से नहीं निकले, इनको शीश महल में सोने की आदत पड़ गई है। आज तक इनको सोना सोना दिखता है। और जिस तरह से इनकी नानी इनको बताती थी, क्या बताती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव है तो चुनावी हिंदू बने हुए हैं। तो चुनावी हिंदू बनने का ये मतलब नहीं आप हमारे धर्म का मजाक उड़ाएंगे। विवाद बढ़ा तो केजरीवाल ने बीजेपी को रावण भक्त बता दिया। आज ये साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जब सुबह उठकर घोषणा करते हैं, भाषण देते हैं या कुछ भी हिंदुत्व पे ज्ञान देते हैं, वो रात को रटते हैं। उनको एक टीचर आता है जो लाइंस रटवाता है, परंतु जब अंदर के तुष्टीकरण की सच्चाई सामने आती है तो वो रटी हुई लाइन भी जनता के सामने सही तरीके से नहीं रख सकते। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत की चाल बदल रही है। मुकाबला त्रिकोणीय है, लिहाजा तीनों ओर से जोर आजमाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज मुकाबला में सवाल है, क्या दिल्ली की सत्ता का रास्ता मुफ्त की योजनाओं से होकर जाता है? दिल्ली चुनाव में विकास और दूसरे जन सरोकार के मुद्दे क्यों गायब हैं? दिल्ली से नए स्कूल, नए कॉलेज, नए यूनिवर्सिटी का वादा क्यों नहीं किया जा रहा? दिल्ली के प्रदूषण, ट्रैफिक, सड़कों को लेकर वादे क्यों नहीं किए जा रहे? हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय शर्मा, प्रवक्ता हैं भाजपा के, निवान शर्मा, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और अभय दुबे हैं CSDS के प्रोफेसर। मैं संजय सिंह जी आपसे शुरू करूंगी। भाजपा को इतने साल से आप ट्रैक करते हुए आए हैं, संकल्प पत्र मल्टीपल पार्ट्स में कभी रिलीज नहीं होता, इस बार पहली बार हो रहा है, ऐसा क्यों? ये एक अजीब दास्तान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं प्रॉमिस में। आपने एक चीज़ कहा था कि क्या मुफ्त की राजनीति वो होगी। मेरा एक कंसर्न का इशू वहाँ है, क्योंकि देखिए ये मुफ्त की राजनीति दिल्ली में साउथ के कई स्टेट्स में होती थी, नॉर्थ में ऐसा नहीं होता था। अरविंद केजरीवाल ने उसकी एक नींव रखी और वो मतलब काफ़ी पुष्पित पलोहित हुआ और उस पर बाकी स्टेट्स में भी गया। अभी वो एक एक करके हर दिन कुछ कुछ वो कहते जा रहे हैं। तो चुनाव के दरमियान वो लगता है कि आपको जीतना है, कहीं वो दूसरे पक्ष को लगता है जो स्ट्रांगली मैदान में कॉन्टेस्ट कर रहा है कि हमारा शायद कुछ छूट ना जाए। तो यही तो ये कारण है कि आप पहला संकल्प पत्र लेकर के आए, फिर उसके बाद पार्ट 2 रिलीज करें, और अभी थर्ड और फोर्थ भी आने वाला है। थर्ड फोर्थ हो सकता है कि वो रिलीज आए। रामकृपाल जी, इसका जवाब दीजिए। तो क्या भाजपा केजरीवाल मॉडल फॉलो कर रही है? देखिए, मॉडल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो आपने बेसिक एक सवाल किया कि देखिए बहुत जगहों पर इस तरह के दांव पे चले गए, जैसे राहुल जी ने कहा था खटाखट खटाखट 1 जुलाई से इतनी रकम आएगी, तब भी कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन चूंकि दिल्ली में लगातार बीजेपी हारी है, तो अमित शाह ने एक बार कहा था कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विनेबिलिटी, यानी जीत किसी भी कीमत पर ये होता है जो कैंडिडेट हमको लगता है कि जीतेगा। अब वही फार्मूला है कि इस बार किसी भी रूप में मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए और नाक के नीचे केजरीवाल चुनौती दे रहा है,
तो अब उन्होंने मान लिया है कि जीत किसी भी कीमत पर, चाहे 4 बार घोषणा पत्र लाना पड़े, 5 बार लाना पड़े, यानी केजरीवाल के पिच पर ही जाकर के केजरीवाल को पराजित करना है। चलिए मनोज मिश्रा जी, इस पिच पर तो आ गई भाजपा, नैरेटिव सेट भी कर रही है, लेकिन ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होता जा रहा है क्योंकि किसी दिन भाजपा नैरेटिव सेट करती है तो दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल। तो जो भाजपा कभी रेकनिंग में या लड़ाई में भी नहीं रहती थी, वो दिल्ली के चुनाव में लड़ाई में दिख रही है। निश्चित रूप से ये बदलाव हुआ है चुनाव तक, क्योंकि पहले हम लोग यही लिखते पढ़ते और बोलते भी रहे चैनलों में कि अरविंद केजरीवाल एजेंडा सेट करते हैं और भाजपा उसको फॉलो करती है। हाँ। इस बार चुनाव में थोड़ी सा बदलाव हुआ है। ये भी सत्य है कि अरविंद केजरीवाल की काट करने के लिए ये टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र ला रहे हैं, और लेकिन ये भी सत्य है कि ये कई चीज़ें नई ला रहे हैं। जैसे घोषणा पत्र में भी कई चीज़ें ऐसी ला रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल न ला पाए हों, इसीलिए हड़बड़ी में अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरा बयान दे दिया जिस पर नया विवाद शुरू हो गया है। तो मेरा मानना है कि जैसा रामकृपाल जी कह रहे थे कि बाय हुक एंड क्रूक जिसको हम कहते हैं, चाहे जिस तरह से चुनाव जीतना है, और इस बार ऐसा भाजपा को लग रहा है कि पहली बार से थोड़ी मौका है, इसलिए सब कुछ करेंगे, साम दाम दंड भेद। और इसका अगर ये भी रहे कि टुकड़े टुकड़े में अनाउंसमेंट हो तो वो भी भाजपा करेगी, ये क्लियर इंडिकेशन है। अभय दुबे जी, ये कहा जाता है दिल्ली के बारे में कि लगभग 30% फ्लोटर्स हैं जो ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे, वो शायद वो लास्ट मिनट पर तय करते हैं। तो क्या आपको लगता है जो 30% फ्लोटर्स हैं जो तय करेंगे कि दिल्ली की चाबी किसके हाथ में रहेगी, वो इन वादों से प्रभावित होंगे? मारिया, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने तीनों साथियों का अभिवादन करना चाहता हूं। बहुत दिनों बाद संजय जी, रामकृपाल जी और मनोज जी के दर्शन हो रहे हैं। मैं वहां नहीं हूं, वरना और भी अच्छा रहता। तो आपके जहां तक सवाल का मेरा मानना है कि दिल्ली का वोटर दूसरे राज्यों के वोटरों से थोड़ा अलग तरह का है। दिल्ली का वोटर अनिश्चित कम रहता है, बहुत कम संख्या, ना के बराबर ही संख्या होती है जो ये कहता है कि भाई हम तय नहीं कर पा रहे हैं वोट किसे देंगे, या बिल्कुल आखिर में तय करेंगे। लोकसभा में किसको वोट देना है, विधानसभा में किसको वोट देना है, इस तरह की जबरदस्त स्प्लिट वोटिंग आपको और देश में शायद ही कहीं दिखाई पड़े, ऐसी दिल्ली में मौजूद है। तो दिल्ली में मुझे लगता है कि जिस चीज को आप कह रही हैं कि एक अनडिसाइडेड वोटर है, एक फेंस सिटर वोटर है, उसकी संख्या लगभग ना के बराबर है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अभी देखिए, ओपिनियन पोल्स नहीं हो रहे हैं, तो हम लोगों के पास ओपिनियन पोल्स जो सुविधा होती थी राजनीतिक समीक्षा करने की, वो नहीं है। लेकिन कुछ एजेंसियां जो पहले ओपिनियन पोल करती थी, एग्जिट पोल करती थी, वो अपने ट्रैकर्स चलाती हैं। तो अभी यशवंत देशमुख का एक ट्रैकर है, वो सामने आया है। तो उस ट्रैकर के 5 तारीख को भी डेटा सामने आया था, उसके बाद 15 तारीख को भी उसका डेटा सामने आया है उसका। तो अगर आप उस ट्रैकर पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि उसमें अनिर्णय का शिकार वोटर नहीं है। वहां उस ट्रैकर में वोटर साफ साफ कह रहा है कि कौन आम आदमी पार्टी की सरकार बदलना चाहता है और कौन आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए रखना चाहता है, कौन नाराजगी के बावजूद वोट देना चाहता है, कौन इतना नाराज है कि वोट नहीं देगा। वो उस ट्रैकर में साफ है, और उसमें दोनों पक्षों को जोड़ो तो वो 100 हो जाता है। चलिए, आप प्रवक्ताओं से सवाल पूछेंगे। सबसे पहले रामकृपाल जी आप शुरू करिए, उसके बाद आपके जो अगल बगल में बैठे हैं आपके सहयोगी वो पूछेंगे। नहीं, मैं तो आप पार्टी के उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये निवान शर्मा है जी शर्मा जी से मेरा ये सवाल है कि ये जो आज केजरीवाल जी ने जैसे बीजेपी को राक्षस कह दिया, क्या लगता है इस तरह की कैंपेन से कोई आप पार्टी को फ़ायदा होने वाला है क्या? क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही एक निम्न स्तर पर जा कर के हम लोग इस तरह की बात करते हैं कि किसी पार्टी को राक्षस बोल देना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए सर, हम तो हमेशा से डेवलपमेंट की बात ही करते आए हैं। हम तो आप दिल्ली चुनाव आधे से ज्यादा निकल गया, हमने तो शुरुआत ही डेवलपमेंट से करी थी। बीजेपी ने स्टार्टिंग में डेवलपमेंट पे आए, जब इन्होंने अपना ग्राउंड सर्वे कराया और इनको रिपोर्ट ये आई कि जनता तो सच में खुश है, जनता को फ्री बिजली मिल रही है, जनता को बस सर्विस मिल रही है, जनता को तो अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो ये डेवलपमेंट के मुद्दे से भाग गए। फिर ये पूर्वांचली भाइयों पर आए, तो पूर्वांचली भाइयों ने भी जवाब दे दिया कि हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। फिर ये पूर्वांचली भाइयों को गालियां निकालने लगे, उनको घुसपैठिया बोल दिया इनके अध्यक्ष ने। पूर्वांचल
मछली भाइयों के मुद्दे से भाग गए, फिर ये रोहिंग्यास के मुद्दे पर आए, और जब पता लगा रोहिंग्यास को तो देश के अंदर घुसा ही ये लोग रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनका फेलियर है, फिर रोहिंग्यास के मुद्दे से भी भाग गए, फिर ये 1100 रुपए बांटने लग गए, फिर ये कंबल साड़ी बांटने लग गए। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो ये अपने मुद्दों पर आ गए हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी इन्होंने, दिल्ली में तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर दी। सवाल इस बात का है कि देखिए, मेरा कहना है कि राक्षस बोलना, हम कोई तो- किसी को हम तो घुसपैठिया देखिए- कहता है, घुसपैठिया कोई गाली नहीं है। जो लोग घुसपैठ करके आते हैं उनके लिए कहा जा, मेरा ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस बार आप पार्टी को लग रहा है कि मुकाबला पिछले 2 बार की तुलना में या 3 बार की तुलना में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के शब्द मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी शुरू में तो कुछ बोलते थे, बीच में बहुत शालीन हो गए थे, लेकिन आज ये राक्षस होना और किसी पार्टी को बोलना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि इस बार मुश्किल है डगर। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हमारे हिंदू धर्म में तो ये कहा गया है ना कि बच्चों को शिक्षा देना जो है वो पुण्य का काम है, ये परमात्मा का काम है, बच्चों को शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, जनता को हर जगह खुशी है, ये तो अच्छा काम है। लेकिन ये बीजेपी वाले, भाजपा के प्रवक्ता से, ये बीजेपी वाले जब इन चीजों को रोकते हैं तो वो राक्षस प्रवृत्ति के हुए। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि बच्चों को शिक्षा देना परमात्मा का काम है, तो इसलिए मैं सवाल उन्हीं के पास, वो मेरा भी सवाल उन्हीं के पास जा रहा है। तो अभी मतलब कहने का तात्पर्य जैसा निकलता है कि ये परमात्मा का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रही है। डेवलपमेंट की चीज़ हम भी यही रहते हैं। पहला चुनाव जो अरविंद केजरीवाल का हुआ, जो पहला टर्म था, दूसरे टर्म में गए तो बहुत सारी चीज़ कहने को थी। इस बार डेवलपमेंट के नाम पे आम आदमी पार्टी को कहने को क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्वयं कह रहे हैं कि ये वादे जो पिछले बार किए थे ये अधूरे वादे रह गए, अगले 5 साल में करेंगे। निवान जवाब दीजिए और उसके बाद फिर भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछेंगे। मनोज जी, आपने डेवलपमेंट की बात करी, आप मेरी किसी भी डेवलपमेंट की बात पे यकीन मत करिएगा। मैं जो आपको डेटा दे रहा हूँ ये नीति आयोग का डेटा है, जो बताता है कि देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है, देश में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में है। ये नीति आयोग का डेटा है। डेवलपमेंट की प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर जो मेट्रो थी वो 192 किलोमीटर थी, जब हम आए हमने मेट्रो को 450 किलोमीटर बढ़ाया, हमारी साझेदारी थी, हमने सपोर्ट किया, हमने करवाया, हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, 4,000 किलोमीटर की। सर दिल्ली की सड़कों पे हम भी रहते हैं, आप डेटा भले ही आप डेटा चाहे जो दे दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल क्यों मजबूर हैं ये कहने को जो वादे पिछले बार हमने किए थे वो हम पूरे नहीं कर पाए, जो मेजर इश्यूज हैं, और वो हम अगले टर्म में पूरा करेंगे। इस बार के टर्म में आपके जो सारे इश्यूज हैं वो निगेटिविटी के ज्यादा हैं, पॉजिटिविटी के कम हैं। नहीं सर, हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम ये देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो जनता के सामने रिव्यू बजट पेश करती है। अगर आप हमें फॉलो करते हो तो हम एक बजट प्रस्तुत करते हैं और एक रिव्यू बजट प्रस्तुत करते हैं। जब हम इम्प्लीमेंट नहीं देश में रिव्यू बजट तो बहुत बाद आगे बढ़ेंगे भाजपा के प्रवक्ता से। मनोज जी भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए। आम आदमी से भी पूछ सकता था, पहले विजय शर्मा जी से पूछ लीजिए। विजय शर्मा जी, मेरा मानना यह है कि आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये फ्री रेबड़ी कल्चर विकसित किया है अरविंद केजरीवाल ने। आप लोग तो डेवलपमेंट की बात करो कि सड़कें टूटी हुई है, यमुना साफ नहीं हुई, घर पानी नहीं पहुंचा, पानी कहां से ले आएंगे, सड़कें कब ठीक होंगी, नए यूनिवर्सिटी 5 जो शीला दीक्षित घोषणा करके गई उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना, कोई घोषणा तक नहीं हुई, कोई कॉलेज नहीं बने स्कूलों की। आप अपने घोषणा पत्र में तो ये इन बातों को ले आवें कि हम आएंगे तो डेवलपमेंट की बातें करेंगे। यही इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, ये पूछूंगी विजय शर्मा जी आपसे कि अभी ये लग रहा है कि आप रिएक्ट कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो एक चीज अनाउंस करते हैं तो आपने 1+5 अनाउंस किया, ये 1+2 अनाउंस करते हैं, आप अपने इनोवेटिव आइडियाज आपका कुछ नहीं है। देखिए मारिया जी, इसमें 2 बिंदु हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है वो लोगों की राय के ऊपर आधारित है, लोगों से हम राय ले रहे हैं। और घोषणाएं क्या, हमारा जो संकल्प पत्र होता है वो जारी कर सकते हैं, वो कह सकते हैं जो हमारे को बजट अलाउ करता है। तो हमने बजट भी देखना होता है कि हमारा रेवेन्यू कहां से आएगा, कितना जनरेट होगा। अब यही दिल्ली सरकार है, जब इन्होंने सरकार में आए थे तो कितना रेवेन्यू था, अब कितना हो गया। बाकी अन्य जो देश में अन्य राज्यों को आप देखोगे उनका 6% पे जा पहुंचा, इनका नीचे गिर के 5.4 से नीचे हो गया, 3.9 हो गया। कर रहे हैं पब्लिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है आपसे कि हमारे यहाँ सड़क ठीक नहीं है, हमारे यहाँ फ्लाईओवर टूट गया जो वर्षों पहले बना था और मेंटेनेंस नहीं है। बसों की संख्या घट गई। जी मैं उस पे ही आ रहा हूँ। हमारा अभी पूरा संकल्प पत्र नहीं आया। आप हमारा देखेंगे, पिछले 10 साल का कार्य भी देखेंगे, हमारा फोकस यही रहा है
हमने 68,000 करोड़ के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया है और 41,000 करोड़ की हमने सड़कें बनवाई हैं। 15,000 करोड़ का हमने रेलवे पे काम किया है, 12,000 करोड़ का हमने एयरपोर्ट पे काम किया। और मैं आपको बताता हूँ रोड की बातें। दिल्ली में आप देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल किसने बनवाया, कितने हजार ट्रक एक दिन में घुसते थे दिल्ली के अंदर, पॉल्यूशन कितना होता था। आज आप कुंडली मानेसर देख लीजिए या ईस्टर्न पेरिफेरल देख लीजिए या द्वारका पे एक्सप्रेसवे देख लीजिए या दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो बनने जा रहा है या दिल्ली अपना देहरादून देख लीजिए जो बनने जा रहा है। दिल्ली बॉम्बे दिल्ली के बाहर है। दिल्ली में जो 40,000 किलोमीटर की सड़कें हैं उन सड़कों का कायाकल्प कब होगा और कौन करेगा? आम आदमी पार्टी से हम सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो तो खुद उनके जो नेता हैं वो स्वीकार चुके कि हम सड़क नहीं बनवा पाए। तो इसलिए मनोज जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नेक्स्ट जो हमारा संकल्प पत्र आएगा उसमें ये सारी बातें आएंगी। चलिए राम के और पूरी जनता को हम बताएंगे। जी देखिए एक मेरा आपसे सवाल है कि दिल्ली में तो आप पिछले 26 साल से नहीं हैं। हाँ, तो आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि दिल्ली में 3 किस्तों में आप वादा कर रहे हैं? अरे कम से कम बीजेपी के ऊपर तो कोई बैगेज भी नहीं है कि यहाँ था। तो आपको तो एक घोषणा पत्र लाना चाहिए था ना, इसमें ये करना कि इंतजार करना केजरीवाल का कि आज वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो एक हमेशा से एक नीति रही है, जो उसकी छवि रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता है कि उस पर एक सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है, जैसा कि मारिया जी ने कहा कि आप रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि हमेशा बीजेपी एक नया नारा देती है, पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ती है और दूसरी पार्टियां उस पर रिएक्ट करती हैं। पहली बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी रिएक्ट कर रही है। नहीं, देखिए रामकृपाल जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और बड़े आप स्पष्ट रूप से बातें रखते हैं। आपने हमारा जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो भी देखा होगा, वहां भी यही सारी चीजें थी। तो ये कहना, ये तो एक जम्मू मतलब अपने केजरीवाल जी का भ्रम फैलाने वाली बात है। किस तरह से आपने देखा होगा रामायण हमारा कितना पवित्र ग्रंथ है, उसको कितने गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और निर्वाण शर्मा जी कितने बेशर्मी से कैसे कहते हैं कि जी बच्चों को इस तरह की हम शिक्षा दे रहे हैं। भाई ये कौन सी शिक्षा है? हम कहते हैं आप गलत मत पढ़ाइए, मत गलत दीजिए। आप 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और आप इस तरह की बातें करते हो और फिर कहते हो जी रावण। तो ये आपने देखा होगा नई दिल्ली में भी किस तरह से उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो रामकृपाल जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हमारा इनको देखकर नहीं है। बीजेपी अपना बड़े मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ती है और अब की बार आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है और सिर्फ काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब दे दीजिए निवान शर्मा जी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी अब लग रहा है बहुत मुश्किल पड़ती जा रही है आम आदमी पार्टी पे। देखिए मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। बीजेपी वाले ये जितना मर्जी ये दुष्प्रचार करें, भ्रम फैलाएं, लोगों को बेवकूफ बनाएं, ये दिल्ली में नहीं होगा। दिल्ली की जनता क्लियर पूछती है कि आपके 20 राज्यों में सरकार है, आप एक काम तो बताओ जो आप करके आ रहे हो। दिल्ली के अंदर ये मैनिफेस्टो ला रहे हैं, फिर मैनिफेस्टो पार्ट 3, मैनिफेस्टो पार्ट 4, 20 मैनिफेस्टो ले आए। अरे 20 राज्यों की सरकार के काम तो बता दो आपने क्या किए। एक राज्य में बिजली मुफ्त आती है तो बताओ आप 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा के लोग, जो दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में बच्चा पैदा होता है तो वो कर्जे में पैदा होता है, अब ये दिल्ली वालों को भी कर्जे में डालना चाहते हैं। ये दिल्ली में हम होने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा डेवलपमेंट पे। आप इधर उधर की बातें मत करो। आप ये बताओ कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देने वाले हैं, आप उसके साथ में हो कि नहीं। इनके प्रवक्ता सारे चैनल्स पे जाके ये बोलते हैं कि हम सारी फ्री बिजली बंद करेंगे, हम फ्री पानी बंद करेंगे, हम बस सर्विस बंद करेंगे, महिलाओं को 2100 नहीं देने देंगे, पुजारियों को 18,000 नहीं देने देंगे। और इनके अध्यक्ष क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरे नहीं हम सब देंगे। ये तो हिपोक्रेसी है इनकी। ये लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या दिल्ली में? नहीं, लेकिन आप ये बताओ कि हमने एक मॉडल देश का एक सवाल है, सुन लीजिए। आप पूरा जवाब दीजिए, लेकिन केवल ये कहिए अगर 2100 रुपये आप देने वाले थे तो 1000 रुपया कैबिनेट में क्यों पास कराया? 2100 पास करवाते। ये कंफ्यूजन क्यों रखा आपने? भाई आपकी सरकार थी, आपकी कैबिनेट है, तो उसमें 2100 पास करवाते। 1000 क्यों पास करवाते? अभी पहला डिपॉजिट भी तो आ सकता था अगर आप लोग सीरियस थे, आपके पास बजटेड था। देखिए जनता को हम पे विश्वास है। आप इसका रिजल्ट 35 लाख महिलाओं ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आप वादा करें तो वादा का तो वो उन लोग कर सकते हैं जो ऑपोजिशन में है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आपके पास तो सत्ता है, आपने कैलकुलेट किया है या नहीं बजट में, ये सवाल है।
नहीं, हमारा 10 साल का डेवलपमेंट और अगले 5 साल का विजन है, जनता के बीच में क्लियर है। जो 35 लाख महिलाओं ने रजिस्टर कर लिया, क्या उनको पता नहीं है कि ये बाद में मिलने वाला है? उनको पता है, जनता का विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी पे। महिलाओं को भरोसा है आम आदमी पार्टी पर, आपको नहीं हो तो दूसरी बात है। उनका कहना ये है। मारिया जी, इनका कहना जो मर्जी हो, जनता ने समझ लिया है, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना। इन्होंने 1000 रुपए का वादा किया था लोकसभा चुनाव से पहले, 1 रुपए नहीं दिया। पंजाब में इन्होंने 3 साल पहले वादा किया था, 1 रुपए नहीं दिया। और ये कहते हैं बजट हमारा सरप्लस में, झूठ बोलते हैं। सीएजी की रिपोर्ट ये टेबल क्यों नहीं करते हैं विधानसभा के अंदर? इनका जल बोर्ड कितने घाटे में चला गया? 17,000 करोड़ से ज्यादा। पहली बार बजट घाटे में जा रहा है, इसीलिए ये सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। और फिर केजरीवाल जी को माफी क्यों मांगनी पड़ी टीवी के ऊपर कि मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाया, सड़कें नहीं दे पाया मैं, और यहाँ जमुना साफ नहीं कर पाया मैं? क्यों झूठ बोलते हो? आके आतिशी जी को क्यों कहना पड़ा सीएम को कि मैं बस वाले ड्राइवरों को चेतावनी देती हूँ कि जहां महिला खड़ी हो वहां बस को रोको? किस तरह की सुविधा दे रहे हो? किस तरह से केजरीवाल जी को कहना पड़ा कि भाई जो आपके गलत बिल आ रहे हैं बिजली के, उनको मत भरना, हम ठीक करेंगे? अरे आपने 20-20 हजार एक गरीब आदमी का बिल बैठवा दिया और अब कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे। सरकार आपकी है, ठीक कीजिए। हाँ, तो सरकार आपकी है, आपको अगर आपको करना था तो आप कर सकते हैं निवान जी। सवाल ये है कि ये सब जो वादे हैं वो ऑपोजिशन कर सकती है, लेकिन अगर आप सरकार में तो आप कुछ डिस्प्ले करते, आप अपनी सिंसियरिटी दिखा सकते थे। जी अभय दुबे जी बोलिए। मारिया जी एक 2 मैं आऊंगी अभय दुबे, अभय दुबे इन्होंने एक बड़ा झूठ बोला। मैं आऊंगी आप लोग दोनों के पास, आप फिर से लड़ लीजिएगा। अभय दुबे जी की बात सुन लेते हैं। अभय दुबे जी को दिखाइए। ये वो पार्टी जी अभय दुबे जी। मेरा मानना है कि दिल्ली में जो महिला वोटर्स हैं उनका बहुत महत्व है, और आम आदमी पार्टी की जीत में पिछले 2 चुनावों में उन्होंने खास तरह की भूमिका निभाई है। अगर आप पुरुष वोटरों का अनुपात देखें तो वो तो आपको भारतीय जनता पार्टी के करीब बराबर ही मिलेगा। थोड़ा कहीं कहीं भाजपा हो सकता है एक आध जगह आगे भी निकलती दिखाई पड़े आम आदमी पार्टी से, लेकिन महिलाओं में आम आदमी पार्टी की बढ़त बहुत ज्यादा है। और अभी अरविंद केजरीवाल जब अपना पर्चा भरने के लिए गए थे तो देखिए उनके साथ जिस तरह की भीड़ थी, जिस तरह के लोग थे, उसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। तो वो उसके ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, सभी पार्टियां, कांग्रेस भी फोकस कर रही है, भाजपा भी फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो अब चुनाव प्रचार के जो कुछ दिन बचे हैं उसमें महिला वोटरों को लेकर बड़ी जबरदस्त होड़ होने वाली है कि महिला वोटर किसके ऊपर भरोसा करेंगे। जिसके ऊपर महिला वोटर भरोसा करेंगे, मुझे लगता है चुनाव वही जीतेगा। जी अभय दुबे जी, ये तो हर राज्यों में अब दिखने लगा है, हर चुनाव में अब दिखने लगा है कि जो महिला वोटर जिधर जाएगी वही जीतता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ये महिला वोटर अब समझ, शायद आपको नहीं लगता 10 साल में ये समझ गई हो कि जो पानी मिल रहा है वो कंटामिनेटेड वाटर है, तो इसलिए उसके बारे में सोचेंगी। बिजली जो मिल रहा है उसमें फ्री बिजली है, लेकिन फिर जो सड़कों की हालत है वो खराब है। एक तरफ पूरा पोल्यूशन और उसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये सब इश्यूज पे महिलाएं ध्यान नहीं देंगी? जरूर ध्यान देंगी, और ध्यान देना भी चाहिए। अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो महिलाओं को ध्यान देना चाहिए, और उसके हिसाब से नए तथ्य या नई जानकारी जो उन्हें मिली है या नया अनुभव है, अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं में परिवर्तन भी उन्हें करना चाहिए। मैं तो खुद उसका समर्थक हूं। लेकिन यहीं पे मैं एक और बात इसमें आपके साथ जोड़ूंगा कि जो सरकार सत्ता में होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, उसको एक विशेष सुविधा भारत के चुनाव में प्राप्त होती है, और दूसरे राज्यों के चुनावों से भी ये अनुभव हमारे पास आता है। वो ये है कि उसके किए हुए वायदों पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं वोटर। ये सब जगह हमने देखा है। ये जो सरकार, जो विपक्ष है, तो विपक्ष वायदे करता है तो उसको अपने वायदों पे लोगों को भरोसा दिलाने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर आम आदमी पार्टी थोड़े से फायदे में दिखती है। हालांकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बड़ी गंभीर होती है। मोदी जी के खिलाफ तो कोई पीएमएलए के तहत मुकदमा भी नहीं था, वो जेल भी नहीं गए थे, जमानत पे भी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुमत खो दिया 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में। तो वो कठिन है, लड़ाई कठिन है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ये कठिन जो लड़ाई है संजय जी, यही सवाल है। तो अगर भाजपा अपना, जैसा कि रामकृपाल जी ने बताया कि कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया उसने दिल्ली के सामने नहीं पेश किया है, ऐसा क्यों? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, दिल्ली एज इट इज हाफ अ स्टेट, राइट? सेंटर भी है, फिर एनडीएमसी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, एमसीडी है, और साथ में दिल्ली सरकार है। तो दिल्ली का स्ट्रक्चर अजीब सा है। दूसरी चीज़ है कि डेवलपमेंटल प्रॉमिस क्या नहीं है, जो आपका एक सवाल था, वो काफ़ी अहम सवाल था कि इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। चुनाव के समय अगर आप देखिएगा तो डेवलपमेंट एक इशू है। दिल्ली में कई एरियाज़ में आप जाइएगा कि ये सड़क टूटी हुई, इसका जिम्मेवार कौन है वो पता नहीं है, या नहीं बनी उसका जिम्मेवार कौन है।
आमतौर पे जो इंटरनल रोड्स है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, ल्यूटियंस दिल्ली वाला एरिया को अगर हम माइनस कर दे तो। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे चुनाव के समय में जो चीज़ें इमोटिव इश्यूज होती हैं, जो आपको सीधे टच करती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा उभर करके लोग बात करते हैं, बाकी चीज़ें फुटनोट्स में चली जाती हैं और वो उभर के सामने आती हैं। जो अभय दुबे जी कह रहे थे महिलाओं का, सही बात है महिलाओं का। मेरे हिसाब से इस चुनाव में दो बड़े अहम किरदार हैं, महिलाएं और मुस्लिम्स। क्योंकि कांग्रेस का अगर उफान होता है तो पिछले दोनों बार जीरो पे हैं, पिछले बार वोट की संख्या भी उनकी काफ़ी कम हो गई थी, मतलब 4.5%। लेकिन इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ी, कांग्रेस दिखती हुई लड़ रही, बेहतर। अगर कांग्रेस कहीं मुस्लिम वोट में कहीं सेंध मारती है, कुछ जगह उन्होंने, जिसके कारण काफी तलखी दोनों पार्टियों के बीच में रही, कांग्रेस हो गई, फिर से कांग्रेस जागी है, कितना कांग्रेस जागेगी, पहला इशू वो। दूसरा महिलाओं का, जो आपने जो सवाल पूछा था, महिलाओं के पास, महिलाएं अपना घर देखती हैं, अगर घर के साथ देखती हैं, हाँ। दो बार, एक बार और भी चीज़ है हमारी, कोई चीज़ मुफ्त में बहुत सारे समय आने लगती है ना, तो आप उस चीज़ के लिए आप मान के चलते हो ये तो मिलनी ही, ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। और हाँ। क्या चाहिए, और क्या मिल रहा है 10 साल के बाद, और क्या चाहिए। हाँ। अगर वहाँ पे उनको ये क्वेश्चन होता है कि हमारे बेटर लाइवलीहुड के लिए और कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो फिर ये चुनाव अरविंद केजरीवाल, बाकी चीज़ों में ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए फिर थोड़ा मुश्किल होगा। जो ये कह रहे संजय जी, मैं इसी को कह रहा हूँ कि देखिए, एक जो हम लोग ये सोचते हैं डेवलपमेंट फलाना, ये वादा किया वो वादा किया, आप ये देखिए कि शीला दीक्षित से ज़्यादा, जिस बार शीला दीक्षित ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया, उसी बार उनकी पार्टी हार गई और जीरो, कोई सीट नहीं मिली। यानी कॉमनवेल्थ के दौर में जितना काम उन्होंने किया, देखिए बेसिक बात क्या है कि निश्चित तौर पर ये जो है 2500 दूंगा, 2000 दूंगा, इनका असर होता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस बार जो अभी बात थी, कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, कर्नाटक के चुनाव के बाद से ही इस देश में एक मैसेज जा रहा है, जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि इस देश का जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, वो कांग्रेस को अपना ये बीजेपी का विकल्प मानता है। और जहाँ भी उसको ये लगेगा दिल्ली में कांग्रेस इस बार पहले से बेहतर करेगी, कितना करेगी ये अलग की बात है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली के लोगों के नीच में कांग्रेस का अगर हल्का सा भी मजबूत दिखाई पड़ा, जो चूंकि मुसलमान यही सोचता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, अगर कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट ऐसा लगा मजबूत है, हरा सकता है, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, जैसा ये कह रहे थे। हाँ, तो अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो उसका नुकसान तो आम आदमी पार्टी को होगा। सॉरी, बीजेपी कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी। निवान शर्मा जी, अगर कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस बेटर करेगी तो नुकसान तो सीधा सीधे आपको होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है। दोनों की सरकारें थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने डिलीवर करके दिखाया, ग्राउंड पे चेंजेस लाके दिखाए, बीजेपी ने क्या करके दिखाया। आप मुझे एक लाइन भी बोलने नहीं देंगे तो फिर मेरा पक्ष जाएगा ही नहीं। नहीं, मुझे जानना है कि मेरा सवाल ये है कि आपका कहना है कि भाजपा रेसी में नहीं है। नहीं, भाजपा रेस में नहीं है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता के सामने, लेकिन चलिए आपने बता दिया, बताइए। जनता के सामने केंद्र सरकार है जिसने दिल्ली के अंदर शासन किया, जिसके पास लैंड था, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर था, क्या किया? चलो आप छोड़ो दिल्ली के काम मत बताओ, आपने दिल्ली में कुछ नहीं किया, सिर्फ झुग्गी बस्ती उजाड़ी। आप ये बता दो 20 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां क्या किया आपने? दिल्ली के सामने कुछ तो रखो। हमारे पास मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, देश का सबसे ईमानदार नेता, देश का सबसे पढ़ा लिखा नेता अरविंद केजरीवाल। आपके पास कौन गाली गलौच नेता? बताओ तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट। आप किस बिहाफ पे वोट मांगने जा रहे दिल्ली की जनता से? अगर आप जीत गए तो गुंडे मवाली चलाएंगे दिल्ली की सरकार, जो लोगों के ऊपर जो है वो गुंडागर्दी करेंगे। आपने देखा किस तरह से इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया। इनके पास ना कोई सीएम फेस है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई विजन है, ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो इन्होंने दिल्ली में किया हो। हर सर पे छत देने का वादा था इनका। 1700 घर दिए इन्होंने, जो भी अभी तक नहीं मिले प्रधानमंत्री जी ने। ये इनकी उपलब्धि है दिल्ली के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में थी, आज लॉ एंड ऑर्डर खराब में सबसे नंबर 1 पे हो गया देश में। ये उपलब्धि है भाजपा की। भाजपा के पास बताने के लिए क्या है? आप जनता के सामने विजन तो रखो। हम बता रहे हैं हमने देश की सबसे सफल सरकार चलाई है। कंपैरिजन कर लो आप आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। आप सारी बातें छोड़ दीजिए। जनता आज ये देख रही है हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, आम आदमी पार्टी, एक ईमानदार नेता, एक पढ़ा लिखा नेता जिसने जनता के लिए कर
करके दिखाया है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिनके पास ना कोई नेता है, केवल और केवल गाली गलौज और गुंडागर्दी, और जिन्होंने सब छीन लिया। चलिए, हर भाजपा के स्टेट को प्रवक्ता कर्जे को में इसका डाल दिया इन जवाब लोगों देना ने। चाहिए। वो तो समझते हैं कि आप रेस में भी नहीं है, क्योंकि आप शीला दीक्षित दिल्ली को गवर्न कर रही थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इन्हीं लोग के बीच में चुनाव है, आप तो हैं ही नहीं मुकाबले में। देखिए, ऐसा हास्यास्पद बात करने में क्या जाता है? कोई टीवी पे बैठ के जो मर्जी बोल दे, क्या जाता है? कुछ भी बोलो। अब मैं बात, अभय दुबे जी ने एक बात कही कि महिला वोटरों का रुझान। अरे अभय जी, आपको पता है इनकी एमपी चीफ मिनिस्टर हाउस में पीटी जाती है। अब महिला ने कोई किसी को वोट देने वाली नहीं है। सीएम को खुद गुहार लगानी पड़ रही है कि भाई महिलाओं के लिए बस रोको। महिला समझ चुकी है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में महिलाओं को हमने देख लिया है कि बीजेपी जो कहती है करती है। इनको भी देख लिया पंजाब में किस तरह से 3 साल से खून के आंसू बहा रहे हैं और केजरीवाल जी के घर के ऊपर वो कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ जिस तरह से इन्होंने बात की निवान शर्मा जी ने कि इनके नेता मना करते हैं फ्री बिजली और फ्री उसका विरोध करते हैं। अरे निवान जी, हमने तो 2500 रुपए आपसे ज्यादा देने का वादा किया महिलाओं के लिए। हम तो उनके गर्भ धारण करने में भी पैसे देंगे, छात्रवृत्ति उनके बच्चों को भी देंगे, 6 महीने का हमको उनको मैटरनिटी वो भी देंगे, लीव भी देंगे। आप क्या बातें करते हो? और हम ये नहीं और राज्यों में दे रहे, सेंटर में भी दे रहे हम। तो आप हंसिए मत, खिसियाइए मत। आप जवाब दीजिए तथ्यों के आधार पे। आपने क्या किया है? तो अगर आपने काम किया तो केजरीवाल जी क्यों माफी मांगते हैं? आप बदमाशों की पार्टी हो। चीफ सेक्रेटरी को आप अपने घर पे पिटवाते हो। गुजरात में 6 लाख करोड़ का सीएम कर्जा। हाउस में कभी चीफ सेक्रेटरी को पिटते देखा है मध्य क्या? प्रदेश में आप 4 मुझे लाख बताइए, करोड़ रुपए का कर्जा। आपने किसी एमपी महिला यूपी को में पिटते 2.5 देखा लाख है करोड़ क्या? रुपए का आपने कर्जा। सीसीटीवी गायब कर दी है। हरियाणा में 3 तो लाख आप किस करोड़ तरह रुपए से का बातें कर्जा। करते हो? कहाँ अरे गया तो ये आप पैसा? कर दीजिए ना सीएजी की। पैसा मैं लेकर कह रहा हूं, अपने आप कर पूंजीपति दीजिए ना। आप दोस्तों की किसान जेबें क्यों भरोगे करते हो? आप लोग। आप दिल्ली पे दिल्ली आइए में भी ना। लूटने आना चाहते हो आप। मारिया जी, ये है जब इनका दिल्ली की चार्ज। जनता ने देखिए, भगा दिया अब आपको मैं तो अब दिल्ली कह पे रहे हो बात अरविंद करूंगा, केजरीवाल हरियाणा की पे गारंटी भगाएंगे। चलेगी। जब मैं अरे हरियाणा पे अरविंद आऊंगा, केजरीवाल जी ये की मध्य गारंटी प्रदेश पे आपने ले ली भगाएंगे। है तो लोग अरे अरविंद केजरीवाल हरियाणा से में ले आपकी लेंगे ना। जमानत जब्त हो गई, 1% आपके से पास नीचे क्या है? आपकी वोट आई। आप अरविंद बताइए, केजरीवाल जी कांग्रेस आपके और गुरुजी आम हैं। आदमी पार्टी मिलकर भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को में गुरुजी हमारे को मानते नहीं हो ना? हरा पाई। हम साथ के साथ अरविंद एमपी केजरीवाल से जीत गए। सीखते हो आप। तो बताइए ना। अरविंद केजरीवाल की मारिया जी नीतियों को से चुप सीखते कीजिए। हो ना आप लोग। अरे मेरा यहाँ आपसे बदमाशी ये नहीं चलेगी। सवाल है मारिया जी, विजय केजरीवाल जी शर्मा गुरुजी जी, हैं, बीजेपी मारिया जी आप को लोग चुप जो कीजिए बोल जरा। रहे हैं स्वाति मालीवाल का इशू, स्वाति मालीवाल तो इस इलेक्शन का इशू ही नहीं है। वो तो उस वक्त हुआ है एपिसोड, वो खत्म हो गया। यही तो सवाल है। आप लोगों ने एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो इशू ही नहीं बना। अरे मारिया जी, ये इशू क्या बात बता रहे हो? महिला सम्मान को आप इशू से जोड़ रहे हो। ये इशू थोड़ी महिला सम्मान। इनके संजय इनको उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतना मुश्किल सवाल पूछ लेंगे। नहीं, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल है महिला सम्मान की अगर आप बात करते हैं तो उसके आगे क्या बढ़ा वो मामला? स्वाति मालीवाल का जो इतना हुआ उसके अराउंड हंगामा, उसके बाद क्या हुआ? जस्टिस की लड़ाई हुई क्या? भाजपा ने वो लड़ाई लड़ी? स्वाति मालीवाल अभी अकेले हैं ना, वो आम आदमी पार्टी की हैं ना किसी और की हैं। मारिया जी, ये तो इनसे पूछिए। ये कहते थे वो बीजेपी के मिली भगत है। हमने तो जो वहां जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई। जो दोषी था वो अंदर गया, जेल में रह गया। निवान शर्मा 30 सेकंड, उसके बाद मैं सारे एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी। आज बीजेपी की सारी बातों से ये साबित हो गया, जैसे इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो की चोरी की, मैनिफेस्टो की कॉपी करी, आज साबित हो गया कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को अपना गुरुजी मानती है। और देखिए, जिसको हमारे देश में गुरुजी बोला जाता है उसको गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है, पाप लगता है। ऐसे ही भाजपा को पाप लगेगा। गुरुजी कहां से आ गया? देखिए, ये सारी हमारी स्कीम्स गुरुजी कहां से आ गया? ये कौन सा एंगल ले लिया आपने निवान जी? उनको तो गुरुजी कहा जाता है। गुरुजी ने या रावण बता जिनसे दिया आप ना। सीखते हैं, आप तो रावण बोल रहे हैं भाजपा को। हमारे देश में जिनसे आप सीखते हैं उनको गुरुजी कहा जाता है। मैं तो अभय दुबे जी से बहुत सीखता हूं, मैं इनको गुरुजी कह सकता हूं। मैं तो रामकृपाल जी से बहुत सीखता हूं, मैं इनको गुरुजी कह सकता हूं। भाजपा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से सीख के मैनिफेस्टो लाती है, तो कौन होगा उनका गुरुजी? आप गरीब विरोधी हो। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को गुरुजी मानती है भाजपा। दिल्ली के अंदर लेकिन ये हमारे धर्म विरोधी है। आयुष्मान योजना आपने लागू क्यों नहीं की दिल्ली के अंदर? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या दिल्ली की सत्ता का रास्ता मुफ्त की योजनाओं से होकर जाता है?
दिल्ली चुनाव में विकास और दूसरे जन सरोकार के मुद्दों को क्यों गायब कर दिया गया है? तीसरा सवाल, दिल्ली से नए स्कूल, नए कॉलेज, नए यूनिवर्सिटी का वादा क्यों नहीं किया जा रहा? और चौथा सवाल यह है कि दिल्ली के प्रदूषण, ट्रैफिक, सड़कों को लेकर वादे क्यों नहीं हो रहे? बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया।